Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing well and staying safe. Myself Dr. Arpita Ojha, your biology mentor, and welcome to another video of our question bank series. इससे पहले के वीडियोस में हमने देखे थे 10 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन बी, अब हम देखने वाले हैं उसके आगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 11, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन द आर्टरी एंड वेन। ओके, तो 2 डिफरेंसेस हमें देखने हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं आर्टरी एंड वेन्स में। ठीक है, यहां पर हम वेन्स लिख लेंगे। तो हमें आर्टरीज एंड वेन्स में क्या है डिफरेंट पूछा है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स तक आर्टरीज जो हैं ब्लड लेके जाती हैं, और वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को लेके आती है। फर्स्ट पॉइंट आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आर्टरीज का क्या काम है, ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाना। ठीक है, और ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके आती है कौन, वेन्स। क्लियर हो चुकी बात अच्छे से। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, नोट डाउन कर लीजिए सारे पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट इसका क्या आता है, इसमें लिखा है आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं ताकि बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके, एंड वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। बट वहां पे एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, तो इसमें लिखा हुआ भी है, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो थोड़ा सा उल्टा काम करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आर्टरीज जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेके जाती हैं, लेकिन जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होंगी वो ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड लेके जाएंगी, क्योंकि उन्हें लंग्स तक जाना है। हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे इनका क्या फंक्शन होता है, राइट। और जो हमारी वेन्स होती हैं वो ऑलवेज सारी की सारी वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसे लेके आती है हार्ट तक, लेकिन हमारी जो पल्मोनरी वेन होती है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। कहाँ से लाती हैं, लंग से लेके आती हैं, कहाँ पे, हार्ट में। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। पहले आर्टरीज एंड वेन का कॉमन फंक्शन आपको पता होना चाहिए, वो कैसे काम करती है, और सेकंड आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आती है, कौन लेके जाती है। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे देखें एक बार, इसमें क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स, whereas vein carry the deoxygenated blood to the heart with the exception of pulmonary artery and pulmonary vein. Pulmonary artery and pulmonary vein क्या करती हैं, उसका उल्टा फंक्शन करती हैं। उसके अलावा और क्या क्या बातें लिखी हैं देखेंगे हम। तो आर्टरीज के लिए यहाँ पे लिखा है, आर्टरीज में थिकर वॉल होता है, ल्यूमन नैरो होता है, और वॉल्स अब्सेंट होते हैं। क्या है इसका मतलब, देखो समझना क्या कहना चाहते हैं। ये जो हमारी आर्टरीज होती हैं, हम डायग्राम ड्रॉ करके देखें। ये आर्टरी को बना देते हैं और ब्लू से हम वेन को बना देते हैं। ओके, तो हमारी जो आर्टरी होती है उसका जो ल्यूमन है वो कैसा होता है, नैरो होता है, और जो हमारी वेन्स हैं उसका ल्यूमन थोड़ा वाइड होता है, इसका कैलिबर बड़ा होता है। तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है आपको बात अच्छे से। और आर्टरीज में क्या होगा, आर्टरीज कुछ इस तरह से होती हैं। तो देखो इसकी वॉल्स जो हैं, वॉल्स क्या है, थिक है। तो थिक वॉल्स होने की वजह से ल्यूमन कैसा हो गया, छोटा हो गया है। और जो हमारी वेन्स होती हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं। और हमारी जो आर्टरीज है उसमें कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये किसका है, वेन का है, नोट करिए साथ में, और वो किसका है, आर्टरीज का है। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या लिखा है। तो हमारी आर्टरीज जो होती हैं उनकी थिकर वॉल होती हैं, ठीक है, और उनका ल्यूमन देखो छोटा हो गया है, और उसमें वॉल्स नहीं होते हैं, और वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है आपको, 11 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। आप इसे क्या कहेंगे, टेबल फॉर्म में पूरा इसको राइट डाउन करेंगे। ओके, टेबल बना के आप लिखेंगे आर्टरी की डेफिनेशन एंड वेन्स की डेफिनेशन, उसके बाद उनके सारे फीचर्स जो हैं हम पॉइंट वाइज लिखेंगे, तब हमारे 4 डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है,
इट इज गिवन टू सेव लाइफ ऑफ ह्यूमन ड्यूरिंग एक्सीडेंटल कंडीशंस। अगर कभी हुआ है किसी का एक्सीडेंट होने की वजह से हो सकता है उनके रेस्पायरेशन में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, रेस्पायरेटरी रिदम उनका बिगड़ चुका है, तो उसके लिए जो रेस्पायरेशन प्रोवाइड करेंगे हम उन्हें, उसे हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन। क्योंकि हम जो पर्सन है उसकी जो बॉडी है वो अपने आप नहीं कर पा रही है रेस्पायरेशन, तो उसके लिए बाहर से उसको रेस्पायरेशन करवाना पड़ेगा। तो ऐसा रेस्पायरेशन क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन। तो देखो इसमें क्या लिखा है, which activate respiratory center so that normal breathing can be restored। इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन है उसे बाहर से जब हम रेस्पायरेशन देंगे तो जो उसका रेस्पायरेटरी सेंटर है, कहाँ पे, ब्रेन में जो रेस्पायरेटरी सेंटर प्रेजेंट है वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, वो मैसेज पहुंचाएगा फिर से हमारे मसल्स पे, जो कि रेस्पायरेटरी मसल्स हैं, हमारे लंग्स पे, ताकि फिर से क्या हो, रेस्पायरेशन इनिशिएट किया जा सके। समझ में आया आपको आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन क्या होता है। आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन के अलग अलग मेथड्स भी होते हैं, वो मैनुअली भी किया जा सकता है, ठीक है, और वो मशीन के थ्रू भी किया जा सकता है। समझ में आई आपको बात, अच्छे से क्लियर है ये पॉइंट अच्छे से। छोटा सा क्वेश्चन था, 2 लाइन्स में इसका सीधा आंसर लिखना होता है, आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन क्या होता है। ये कौन से हमारे चैप्टर से आया है, तो ये हमारे रेस्पायरेटरी चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 13 वो क्या कहता है, राइट 4 डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। हमें क्या पूछा है, ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस पूछा है। फिर से जितने भी सारे डिफरेंसेस पूछे हैं आप सबको टेबल फॉर्म में ही लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं, एक साइड क्या लिखा है, ब्लड, एंड दूसरी साइड क्या लिखा है, लिम्फ। तो क्या डिफरेंस है, ब्लड इज रेड इन कलर, जो हमारा ब्लड होता है वो रेड इन कलर है, ब्लड का कलर रेड है, ठीक है, ओके। एंड इट हैज़ आरबीसी, एंड इसके पास आरबीसी प्रेजेंट होती हैं, क्लियर है, ओके। तो लिम्फ में क्या लिखा है, लिम्फ होता है कलरलेस, लिम्फ का कोई कलर नहीं होता है, ओके। और लिम्फ में क्या प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी लेस प्रेजेंट होती हैं, इसमें आरबीसी बहुत ज़्यादा होती है, ऑफ कोर्स ब्लड है, बहुत ज़्यादा आरबीसी इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। और जो हमारा ब्लड है उसमें डब्ल्यूबीसी कम होती हैं और इसमें डब्ल्यूबीसी बहुत ही ज़्यादा होती हैं, ठीक है। जैसे उसमें आरबीसी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें आरबीसी नहीं के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पे डब्ल्यूबीसी बहुत ही ज़्यादा होती है हमारे लिम्फ में, क्लियर है, बोलिए समझ में आनी बात अच्छे से आपको। उसके बाद बोला है ब्लड के अंदर प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स मोर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ब्लड में क्या होगा, न्यूट्रिएंट। आप नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, जो इसके अंदर प्रोटीन, शॉर्ट में मैं पीआर लिख रही हूँ, ओके, प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। बट डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट कैसा होता है, लेस होता है। समझ में आई आपको बातें। तो इस तरह से हमारे 4 डिफरेंसेस हो गए ब्लड एंड लिम्फ के अंदर, ठीक है, ओके। तो जो लिम्फ होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, क्या उसका सब कुछ है, तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जितनी भी हमारे पास कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उसके साथ में एक एसेसरी ड्रेनिंग सिस्टम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। समझ में आई बात आपको अच्छे से। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, एक एसेसरी ड्रेनिंग सिस्टम है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये हेल्प करता है। इसका नेचर क्या है, ये जो हमारा लिम्फ होता है वो कलरलेस होता है, उसके अंदर आरबीसीज नहीं होती, नेग्लिजिबल है, और डब्ल्यूबीसी जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती है। इसके अंदर प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट कम होता है, ब्लड में ऑफ कोर्स प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होता है। क्लियर है आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन 14, व्हाट आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर हमें क्या पूछा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पूछे हैं। तो हम बताते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, उसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम। तो देखिए यहां हमने क्या ड्रॉ कर दिया, 2 किडनीज हैं, ठीक है, ओके। किडनी से सबसे पहले यहां से बाहर आ रही है यूरेटर, क्या है ये, यूरेटर, ठीक है, ओके। ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिथ्रा,
समझ में आ गया यहाँ तक। उसके अलावा किडनी के पास यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं एड्रिनलिन ग्लैंड। क्या प्रेजेंट होती हैं? एड्रिनलिन ग्लैंड। ठीक है, इसको दूसरे कलर से बता देते हैं। ये क्या है? एड्रिनलिन। तो हमने यहाँ पर ग्लैंड्स बना दी। ठीक है, इनका नाम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड। ओके, ऑफ कोर्स सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों, अभी इसको समझाते हैं। फिर इसमें से निकलती हैं साथ साथ में ड्रॉ करते रहिएगा, वेना केवा एंड एक और एओर्टा। ठीक है, ये एओर्टा हो गई। तो हमने इस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ कर दिया। सारी की सारी क्या क्या ऑर्गन्स हैं फटाफट इसको देख लेते हैं फिर से। तो ये है हमारी सुप्रारीनल ग्लैंड। ओके, ये क्या है? सुप्रारीनल ग्लैंड। उसके बाद में ये क्या है? किडनी। ओके, राइट एंड लेफ्ट किडनी। ओके, उसके बाद में ये आ गई यूरेटर। ठीक है, यूरेटर हो गई। उसके बाद में ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर हो गया। फिर लास्ट में यूरेथ्रा। ओके, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या होता है? किडनी है, तो किडनी में क्या होगा? ब्लड जो होता है फिल्टर होने के लिए जाता है। तो ब्लड को लेके कौन जाएगा? आर्टरी। और जो फिल्टर हुआ ब्लड है उसको वापस हार्ट तक कौन पहुंचाएगा? वेन। तो हमारे पास दो ब्लड वेसल्स होंगी। जो ब्लू वाली है उसका नाम क्या हो जाएगा? वेना केवा। ओके, एंड जो रेड वाली है उसका नाम क्या हो जाएगा? एओर्टा। क्लियर है? समझ में आई सारी बातें आपको? तो ये जो हमारा डायग्राम है ये पूरा किसका है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का है। इसका फंक्शन क्या होता है तो आपको पता है। किडनीज का फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड को फिल्टर करती हैं, उसके बाद में उससे यूरिया निकलता है, यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और यूरिन किसके अंदर स्टोर होता है? हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसलिए हम इसे हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो उसके लिए ये जो मेन ऑर्गन्स हैं, इसके एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि इसका सबसे क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये किडनी का डायग्राम आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे। अलग से पूछा जा सकता है टीएस ऑफ किडनी, तो आपको वो भी अच्छे से लर्न करना होगा। एंड सारे फंक्शन पूछे, आपको सारा फंक्शन पता होगा। किडनी क्या करेगी? फिल्टर करेगी ब्लड को, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचा दिया जाएगा, वहां से यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर पास आउट करवा दिया जाएगा। ओके, बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन। ये क्या कहता है? फिर से डिफरेंस पूछ लिया। देखो बहुत सारे डिफरेंस क्वेश्चन आ रहे हैं। राइट 4 डिफरेंस बिटवीन रेस्पायरेशन एंड फर्मेंटेशन। दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम देखते हैं। रेस्पायरेशन एंड फर्मेंटेशन क्या होता है? तो देखिए ध्यान से सुनना। रेस्पायरेशन इज द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो हमारे फर्मेंटेशन होता है वो क्या होता है? केमिकल ब्रेकडाउन होता है किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज का विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो कि किसकी हेल्प से होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होता है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो भी होता है लाइक ग्लूकोज वगैरह है, उसका हम क्या करें? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, लाइक बैक्टीरिया ले लो, यीस्ट ले लो, इसकी हेल्प से क्या करवाएं? ब्रेक डाउन करवाएं। ओके, इसके लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है फर्मेंटेशन में। ठीक है, एंड रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन इज द, यहाँ पर हम लिख लेंगे रेस्पायरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ, ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो कि ब्रेक डाउन करती है ऑफकोर्स ग्लूकोज का विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रेस्पायरेशन इज एसेंशियल प्रोसेस। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस देखने को मिलता है। समझ में आई आपको बात अच्छे से? उसके अंदर क्या किया जाता है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं लाइक ग्लूकोज। कहाँ से आया? कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से हमारे पास ग्लूकोज आया। ग्लूकोज ने क्या किया? ऑक्सीजन से बाइंड होके और फिर क्या किया? उसको ब्रेक डाउन किया। ओके, समझ में आई आपको बात अच्छे से? क्लियर हो रही है? रेस्पायरेशन क्लियर हो चुका है।
बोलिए। तो इस तरह से दो डिफरेंसेस होते हैं। सबसे मेन डिफरेंस क्या होगा, रेस्पिरेशन सब में सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है, और फर्मेंटेशन क्या होता है, स्पेशल कंडीशन में ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन जो है उसके लिए ऑक्सीजन नीडेड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए हमें, लेकिन फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, जो बड़े सब्सटेंसेस है उनका ब्रेकडाउन किया जाता है, तो उसके अंदर इसको हम क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे। क्लियर है, आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं? ओके, फर्मेंटेशन जो होता है वो किसके थ्रू करवाया जाता है, मोस्टली बैक्टीरिया या फिर छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट, इनके थ्रू ही होता है। क्लियर, सारी बात क्लियर हो रही है आपको? चले हम आगे, छोटा सा है, इसे आप चाहें तो टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं, बट मेनली डेफिनेशन इसका डिफरेंस है, तो आप ऐसे भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चांसेस हैं इसके आने के। क्वेश्चन 16, What do you understand by double circulation? Explain with the help of diagram. Double circulation का मतलब क्या है, जो हार्ट है उसमें 2 बार ब्लड आए तो इसे हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन को समझने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वो डायग्राम क्या होगा, देखिए, मान लीजिए मैंने ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हार्ट को समझाया है, तो मैंने क्या किया, 4 चैम्बर्स बना दिए। ऑफ कोर्स हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो अब हम लेफ्ट राइट लिख लेते हैं, ये लेफ्ट एट्रिया, ये राइट एंड ये राइट वेंट्रिकल। ओके, अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, वो क्या था, जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं। तो जो सबसे बड़ी मेन आर्टरी होती है जो कि सीधा हार्ट से निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, एओर्टा। तो यहाँ से निकली हमारी एओर्टा, हमने रेड कलर से डिनोट किया है। तो रेड कलर से डिनोट करने का मतलब क्या, ये कैसा ब्लड लेके जा रही होंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी कर रही होंगी। ओके, साथ साथ में इसको बनाते रहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एओर्टा हो गई। ओके, एओर्टा क्या करती है, ब्लड लेके जाती है और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स के अंदर ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया बॉडी। ओके, तो बॉडी से ये सारा, बॉडी को क्या किया, इसने सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया, जिस ऑर्गन को ज़रूरत थी वो ब्लड लेते गए, न्यूट्रिएंट्स भी साथ में थे, वो न्यूट्रिशन भी लेते रहे। ओके, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट हमारे पास हमारी ब्लड वेसल आती है। नेक्स्ट ब्लड वेसल कौन सी है, वेन। वेन क्या करेंगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि बॉडी ने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की थी, वो सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड कलेक्ट करेगा बॉडी के सारे ऑर्गन से एंड हार्ट की तरफ लेकर जाएगा। तो एक सर्कुलेशन पूरा हो गया। कहाँ से स्टार्ट हुआ, हार्ट ने क्या किया, एक ऑक्सीजन रिच ब्लड दिया बॉडी के सारे पार्ट्स को, तो उन पार्ट्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को कंज्यूम किया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया और ब्लड में डाल दिया। तो वो जो सारा ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, तो उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसका क्या करेंगे, हम हार्ट को फिर से पहुंचाएंगे। तो हमारा एक सर्किल पूरा हो गया है। ओके, चलो देखो फिर कैसे होता है ये। यहाँ से सारा ब्लड आया, किसके पास आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये ब्लड इस तरह से चला गया। तो आपको समझ में आ रहा है, देखो एक सर्कुलेशन इसके अंदर क्या हुआ है, कंप्लीट हो चुका है। यहां पर हम लिखेंगे ये क्या है, वेना केवा। तो वेना केवा ने क्या किया, ब्लड इसको हमारे राइट एट्रियम तक पहुंचा दिया। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ और कहां पर खत्म हो गया, राइट एट्रियम पर हमारा खत्म हो चुका है। ओके, अब क्या होता है, ये जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड, यहां पर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस वॉल्स के थ्रू वो कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती हैं, तो देखिए यहाँ से निकलती हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी को मैंने ब्लू कलर से क्यों बनाया है, तो उसका रीज़न क्या है, ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, क्योंकि ये हार्ट से अवे लेकर जा रही है, तो उसको हम आर्टरी कहेंगे। ऑफ कोर्स इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था उसमें मैंने आपको समझाया था, आर्टरी आप उसे कहते हैं जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, ऑर्गन्स तक लेकर जाती है। तो यहाँ क्या हुआ
जो हमारी आर्टरी है ये कौन सी आर्टरी रहेगी, पल्मोनरी आर्टरी रहेगी। पल्मोनरी का मीनिंग क्या है, ये कहाँ पर लेकर जा रही है, ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जा रही हैं। समझ में आई आपको बात अच्छे से। एंड सेकंड चीज जो कि समझने की जरूरत है, वो कैसा ब्लड लेकर जा रही है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसे कहाँ से मिला, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, एंड वो यहाँ पर पहुंच गया। तो यहाँ पर हम इसको लिख लें पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर, समझ में आई आपको बात अच्छे से। तो पल्मोनरी आर्टरी अपना सारा ब्लड कहाँ पर लेकर जाती है, तो देखिए ये सारा ब्लड ये लेके जाती है लंग्स में। ओके, हम यहाँ पर ड्रॉ कर लें लंग्स। लंग्स में गए, लंग्स में क्या हुआ, लंग्स में रेस्पिरेशन होता है, हमारे एल्वियोलाई होती है। इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया था एल्वियोलाई का फंक्शन, वो गैसियस एक्सचेंज करती हैं। गैसियस एक्सचेंज से क्या होता है, जो ब्लड में हमारे पास प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तभी तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, ब्लड से, बॉडी से बाहर निकाल दिया गया, एंड ऑक्सीजन जो कि हमने ली थी इंस्पायरेशन के थ्रू, वो ब्लड में डाल दिया। तो अब ब्लड कैसा हो गया, अब हमारा ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑफकोर्स, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की जो अमाउंट था वो ज़्यादा हो गया। तो अब हम ब्लड, जो हमारा ब्लड है उसको हम कौन से कलर से डिनोट कर सकते हैं, रेड कलर से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी ब्लड वेसल हैं जो लेके आती है ब्लड को, तो देखिए मेरी बात सुनना, यहाँ पर आती है पल्मोनरी वेन। वेन का क्या फंक्शन है, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आना। तो यहाँ पर हमारी जो पल्मोनरी वेन है वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ रही है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अब वो कैसा ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है ना। तो इसलिए हमने इसको रेड कलर से बनाया है। तो यहाँ पे देखो हमारे 2 साइकिल कंप्लीट हो गए। कैसे कंप्लीट हुआ, तो यहां जब देखो ब्लड अंदर आता है, ये ब्लड कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, यहां पर वॉल्स प्रेजेंट है, इस वॉल्स के थ्रू क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में वो चला जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ देखिए, एक बार यहाँ इन दोनों चैम्बर्स में ब्लड आया और एक बार इन दोनों चैम्बर्स में ब्लड आया। तो इस तरह से, क्योंकि ब्लड हमारे, एक ही ब्लड हमारे बॉडी, हमारे हार्ट में 2 बार आता है, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक है, हमारे पूरे सर्कुलेटरी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ये समझ में आना चाहिए। मैं एक बार फिर से समराइज करके आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। ये क्या कहना चाहते हैं कि हमारे जो हार्ट है इसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। 4 चैम्बर्स में जो एओर्टा होती है वो सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकालती है। यहाँ पर O2 ज्यादा होंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो बॉडी को दी जाती है, बॉडी क्या करती है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है, उसके बाद वो क्या करती हैं, वेन्स के थ्रू, वेना केवा के थ्रू हमारे हार्ट में पहुंचा देती हैं। तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगला साइकिल स्टार्ट होता है राइट वेंट्रिकल से। ये कहां से स्टार्ट हुआ था, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये कहां से स्टार्ट हुआ, राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल के थ्रू क्या हुआ, ब्लड हमारे लंग्स में चला गया, एंड हमारे लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारी बॉडी में एंड हमारे हार्ट में एंटर कर जाएगा। बोलो, समझ में आई आपको बात अच्छे से। तो 2 साइकिल कंप्लीट हो गए, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो थ्योरी लिखी है उसे हम पढ़ते हैं। तो उसमें क्या है, देखो, in human the blood circulation is called double circulation because to complete the circulation in the body has to pass the heart for 2 times। ठीक है, जो हमारी बॉडी होती है वो क्या करती है, उसमें हार्ट 2 बार ब्लड को पंप करता है। फर्स्टली इम्प्योर ब्लड कम्स इन द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। देखिए राइट पार्ट क्या है, इम्प्योर ब्लड है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है या फिर नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो हमारे राइट पार्ट में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज फॉरवर्डेड टू द लंग्स, जो कि लंग्स में भेज दिए जाते हैं फॉर प्योरिफिकेशन। फिर यहाँ पे क्या होगा, ब्लड से प्योरीफाई होगा, एंड प्योरीफाई ब्लड जो कि लंग से आया है वो हमारे हार्ट के लेफ्ट पार्ट में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे बॉडी को भेज दिया जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, अगर कोई डाउट हो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये क्वेश्चन हमारा 16 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। 17 क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द टोटल लंग कैपेसिटी।
इसको हम शॉर्ट में TLC भी कहते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, इसके लिए आपको सारे लंग वॉल्यूम्स एंड उसकी कैपेसिटीज़ पता होनी चाहिए। हमारे बुक में एक छोटा सा चार्ट टाइप दे रखा है जिसमें हमने सारे वॉल्यूम्स बताए हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी क्या होता है, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, सारे वॉल्यूम लिखे हैं, उसके बाद उनकी कैपेसिटीज़ लिखी हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल लंग कैपेसिटी पूछा है, एग्जाम में आपको किसी की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो इसी पॉइंट पे आप क्या करें, फटाफट से बुक खोलिए, सारे के सारे नोट कर लीजिए, ओके, उसे अच्छे से लर्न करिए। तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है टोटल लंग कैपेसिटी की, आफ्टर मैक्सिमम एफर्ट, मैक्सिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर विच कैन बी फिल्ड इनटू द लंग्स इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी को हम वाइटल कैपेसिटी एंड रिजर्व वॉल्यूम का सम कहते हैं। कैसे, ध्यान से सुनो। जब हम क्या करते हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन लेते हैं, तो नॉर्मल इंस्पायरेशन को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि हमारे अंदर चला गया, ओके। उसके बाद हम फोर्सफुली और इंस्पायर करें, तो फोर्सफुली और इंस्पायर करेंगे तो और वॉल्यूम हमारे लंग्स के अंदर चला गया। दूसरा, हमने इससे पहले कोई फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं किया था, तो उसका भी हमारे पास वॉल्यूम जो था एयर का वो अंदर पहले से पड़ा है। और कुछ अमाउंट जो होता है वो एयर का वो एनी टाइम लंग्स में रहता है, चाहे आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दें, बहुत सारी एयर आप लंग से बाहर निकाल लें, तो भी एक जो वॉल्यूम है वो हमारे अंदर रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। अगर हम इन सारे वॉल्यूम को एक साथ सम अप कर दें तो हमारे पास क्या आता है, टोटल लंग कैपेसिटी, कितनी लंग की कैपेसिटी है, कितनी एयर लंग्स में फिल हो सकती हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, 5800, ठीक है, 5800 मिलीलीटर, इतना टोटल लंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। साथ ही ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल थोड़ा सा वेरी कर सकती है। अगर कोई एथलीट है, अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उसकी TLC तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। समझ में आई आपको बात अच्छे से। इसके साथ आपका क्या होमवर्क है, आप सारी की सारी लंग कैपेसिटी एंड लंग वॉल्यूम्स के डेफिनेशन याद करेंगे, उनकी वैल्यूज़ को भी अच्छे से लर्न करेंगे, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर, क्वेश्चन 18। ये क्वेश्चन भी सर्कुलेटरी सिस्टम से आपको पूछा है। इसमें क्या है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ब्लड सेल। ब्लड सेल कितने टाइप्स की होती हैं, तो आपको पूरा क्या करना है, इसी पे फिर से एक और आपका होमवर्क मिल गया आपको। आप एक चार्ट ड्रॉ करेंगे, उसमें आप सबसे सेंटर में ब्लड लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, समझाना है ब्लड में क्या क्या होता है, उसमें प्लाज्मा कितना होता है, वाटर कंटेंट कितना होता है, प्रोटीन कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, और सारी ब्लड सेल्स जो होती है कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ब्लड सेल में आती है RBC, ठीक है। RBC रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ठीक है, इसको रेड ब्लड कॉर्पसेल्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड RBC को और क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट, राइट, पता होगा सबको, इसे हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। दूसरी ब्लड सेल होती है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। WBC जो होती हैं, अब देखिए थोड़ा WBC को अच्छे से समझाते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स कहलाती हैं, ठीक है। वाइट ब्लड सेल किस लिए कहलाती है, इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, और जो हमारी RBC होती है इनके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इस वजह से वो रेड कलर की होती हैं। WBC जो होती हैं वो रेड कलर की नहीं होती हैं। तो हमारी जो WBC होती हैं इनको फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या है, जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, एंड एग्रेन्युलोसाइट का मतलब क्या है, जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट है। ग्रेन्यूल्स किस किस में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, ठीक है। तीन नाम हमें दिए गए हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल जो होती है उसकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, फिर आती है इओसिनोफिल, ठीक है, रेड ऑरेंज कलर का थोड़ा सा इसका दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के अंदर। बेसोफिल जो होती है पर्पल कलर की दिखाई देती है, इसके बहुत ही बड़े बड़े कोर्स ग्रेन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समझ में आई आपको बात अच्छे से। तो ये तीन टाइप की होती है इसके अंदर, क्योंकि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। बेसोफिल बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेन लेती है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये तीनों ग्रेन्युलोसाइट कहलाती हैं। हमारे बॉडी में इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। हम आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आती है एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट जो होती हैं वो दो होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए
मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। अब ये जो हमारे लिम्फोसाइट हैं ये भी होती हैं दो, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट जो होती है या फिर लिम्फोसाइट जो होती है इनके बारे में क्या, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। मोनोसाइट किस तरह से दिखाई देती है, बड़ी सी होती है और इसके अंदर बहुत ही बड़ा क्या होता है, किडनी शेप का न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। समझ में आई आपको बात? ओके, उसके अलावा और आप क्या देखते हैं ब्लड के अंदर, हम प्लेटलेट्स भी देखते हैं, है ना। प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे सेल के छोटे छोटे टुकड़े की तरह दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। तो अब आपका एक और काम है, आप क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, सारी की सारी जो ब्लड सेल्स होती हैं उनको माइक्रोस्कोप नीचे किस तरह से दिखाई देती है, आपको सारे उनके स्ट्रक्चर्स अच्छे से देखने हैं। ठीक है, आप जितना देखोगे, आपको जितने डायग्राम्स आप देखते हैं आपको और भी अच्छे से वो लर्न होता है। ठीक है, ड्रॉ करना इजी है, मैं ड्रॉ करने का नहीं कह रही इसमें, क्योंकि सब लगभग एक जैसे दिखाई देती है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। आपको सारी पिक्चर्स देखनी है गूगल पे सर्च करके, ताकि आपको क्लियर हो जाए उन्हें ग्रेन्युलोसाइट क्यों कहा है एंड ये ग्रेन्युलोसाइट क्यों कहा है और प्लेटलेट्स पे कैसे दिखाई देते हैं, आप सब देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी हमारी ब्लड सेल्स कंप्लीट हो गई। ओके, तो आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं एंड जो डब्ल्यूबीसीज है उनका ये पूरा का पूरा इस तरह से चार्ट होता है। ओके, इसके साथ भी आपको पूरा ब्लड का भी चार्ट बनाना है, उसको अच्छे से हम लर्न भी करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन 19, राइट द डेफिनेशन एंड स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, उसकी हम डेफिनेशन एंड उसके अलग अलग स्टेजेस देखेंगे। तो क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस? एम्ब्रियोजेनेसिस देखो बच्चों, नाम से ही क्लियर हो रहा है, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट फ्रॉम सेल डिवीजन टू सेल डिफरेंशिएशन in the form of zygote is called embryogenesis। embryogenesis का मतलब क्या है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना। कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, तो एम्ब्रियो जो है उसके अंदर सेल का डिवीजन हो गया, उसके बाद में सेल का डिफरेंशिएशन हुआ, सेल मैच्योर हो गई है और इस पूरे के पूरे जाइगोट के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो गैमीट होते हैं, क्योंकि ह्यूमन की बात की है, मेल एंड फीमेल गैमीट कौन कौन से होते हैं, स्पर्म एंड एग होता है। तो जब स्पर्म एंड एग का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद में डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हमारे पास जाइगोट है इसका अब क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इसके पूरे डेवलपमेंट को, डिफरेंशिएशन को, मैच्योरेशन को हम एक साथ क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे। हमारी जो एम्ब्रियोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस होता है इसको हम अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। ये स्टेजेस कैसे होती है, जैसे सबसे पहले जाइगोट बना, जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, एक सेल से दो बनेंगी, 2 से 4 कंटिन्यूसली ऐसे इंक्रीज करती जाती हैं, तो उसकी अलग अलग स्टेजेस बनती हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर स्टेज क्या होती है, क्लीवेज। ओके, क्लीवेज के अंदर क्या होता है, वही सेल डिवीजन को हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज के बाद में आता है मोरुलेशन। मोरुलेशन में क्या होता है, मोरुला का फॉर्मेशन होता है। मोरुलेशन के बाद में आता है ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, ये सारे क्या हैं, इनकी डेफिनेशन आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं अभी इसको और ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, सिर्फ हल्का सा इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो ब्लास्टुलेशन क्या होता है, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, जो हमारा एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की वॉल में। ओके, और सबसे लास्ट में आता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला, उसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन। सारी आपको एम्ब्रियोनिक स्टेजेस क्लियर हुई। हमारा जो ये चैप्टर है ये पूरा इनको डिटेल में समझाता है, तो आप उसे वहाँ पे अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 20 हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखिए क्या पूछा है, राइट द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। मैंने आपको पहले ही समझा दिया फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ह्यूमन में पूछा है, वही बात है। इसमें एक मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट होगा। ये मेल और फीमेल गैमिट क्या होते हैं, स्पर्म एंड एग। तो स्पर्म एंड एग का क्या होता है, फ्यूजन होता है। इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यहाँ क्या लिखा है देखिए, समझिए ध्यान से, द कॉम्बिनेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल and haploid female gametes। मेल गैमिट कौन, स्पर्म एंड फीमेल गैमिट कौन, ओवम, उनका क्या होना, कॉम्बिनेशन होना, एंड द फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द गैमीट्स। दोनों गैमीट्स के प्रो न्यूक्लियाई का
जो फ्यूजन होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं एंड फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। तो देखिए जो स्पर्म है और जो एग है, ठीक है, इनके पास इनके न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। इन न्यूक्लियाई को हम क्या कहेंगे, प्रो न्यूक्लियाई कहेंगे। जब स्पर्म एंड एग का फ्यूजन हो जाएगा उसके बाद में क्या होता है, दोनों न्यूक्लियाई भी फ्यूज करते हैं, दोनों के क्रोमोसोम मिलते हैं, ठीक है, और जीन का ट्रांसफर होता है। उसके ये दोनों क्या होते हैं, इनिशियली एन एंड एन इनकी प्लॉइडी होती है। जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो जाइगोट बन जाएगा। तो जो जाइगोट बनता है, ये जो जाइगोट है ये क्या होता है, 2n होता है। क्लियर, समझ में आई आपको बात अच्छे से, ये क्या होता है, 2n होता है। तो इस तरह से हमारा फर्टिलाइजेशन भी क्लियर हो गया और हमने और 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले भी हमने 10 क्वेश्चन देखे थे। तो ये हमारे सेक्शन बी का पार्ट चल रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग एंड स्टेइंग सेफ।